ऐसा कई बार होता है कि कभी-कभी पुलिस इस कदर वीआईपी ड्यूटी और चुनावी ड्यूटी में व्यस्त हो जाती है कि उसे बड़े-बड़े केस को भी हल्के में लेना पड़ जाता है। आज की ये किडनैपिंग की रियल कहानी भी उसी तरह पुलिस की लापरवाही या फिर कहें एक्स्ट्रा ड्यूटी की जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है, जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। इस जुर्म को अंजाम देने वाले इतने शातिर थे कि पुलिस को भी चकमा दे दिया। ऐसा भी वक्त आया जब पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए, लेकिन उस पिता ने हार नहीं मानी जिनका बेटा किडनैप हुआ था। वो बाप अपने बेटे के लिए जासूस बन गया। तो चलिए इस किडनैपिंग की पूरी कहानी जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है यूपी के आगरा शहर से। यहाँ के इरादत नगर में हज्जूपुरा इलाके में एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम है गब्बर सिंह। ये एक बिजनेसमैन थे और इनकी एक अपनी किराने की दुकान है। इनका जैसा नाम था वैसा ही इनका काम भी था। सच बात को कभी छुपाते नहीं थे। साथ ही जो गलत करता तो उसका जवाब जरूर देते। लेकिन इनके बेबाक अंदाज के बावजूद इनका कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। ये जहाँ रहते थे वहां इनकी काफी इज्जत थी। घर गृहस्थी भी सही चल रही थी, बिजनेस भी सही चल रहा था, परिवार में भी सब कुछ ठीक चल रहा था। गब्बर सिंह का एक बेटा भी था जिसका नाम था कुलदीप। वो 9 साल का था और पहली क्लास में पढ़ता था। अब तारीख आती है 23 जनवरी 2022 की। शाम का वक्त हुआ था। रोज की तरह गब्बर सिंह का 9 साल का बेटा कुलदीप घर के बाहर खेलने गया था, लेकिन देर शाम तक वह घर वापस नहीं लौटा था। माँ को लगा कि दोस्तों के साथ है, आ जाएगा। इधर गब्बर सिंह भी अपने दुकान में बैठे थे। पिता के घर वापस आने के बाद भी कुलदीप घर नहीं लौटा था। तब पिता को चिंता होने लगी। इसके बाद वो कुलदीप की खोजबीन में निकल जाते हैं। पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, कुलदीप के दोस्तों से जाकर मिलते हैं और पूछताछ करते हैं। आस पड़ोस और दूर दराज के रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन तमाम खोजबीन के बाद भी कुलदीप के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तलाश करते करते 23 जनवरी की पूरी रात बीत जाती है और 24 जनवरी की सुबह आ जाती है, लेकिन अभी तक कुलदीप का कोई सुराग नहीं मिला था। अब माँ बाप दोनों बेचैन हो जाते हैं। अब तक पूरे पड़ोसियों को पता चल चुका था कि कुलदीप गायब हो गया है। वह पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने की सलाह देते हैं। पड़ोसियों की बातें सुनकर गब्बर सिंह पड़ोसियों के साथ ही जाकर इरादत नगर थाने में कुलदीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो शक जताते हैं कि शायद कुलदीप किडनैप हो गया है। पुलिस पूछती है कि क्या कोई फिरौती की कॉल आई, तो पिता गब्बर सिंह ने कहा कि नहीं, अभी तक कोई फिरौती की कॉल नहीं आई है। फिर पुलिस ने पूछा कि क्या किसी से कोई दुश्मनी है, तो पिता बोले नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है और ऐसा कोई विवाद भी नहीं है कि कोई बच्चे को अगवा कर ले। इसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और इस केस की जांच शुरू करती है। इधर उधर पूछताछ करती है। आखिरी बार कुलदीप जहां देखा गया था वहां का भी दौरा करती है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता। 24 जनवरी का दिन भी पूरा बीत जाता है मगर कुलदीप घर नहीं लौटता। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए घर वालों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनको पता था कि किडनैपिंग के बाद किसी भी किडनैप होने वाले शख्स को ज्यादा दिनों तक रखना किडनैपर्स के लिए मुश्किल होता है। खास तौर पर अगर मीडिया में खबर आ जाए तो उन्हें और डर सताता है और ऐसे में वो घबरा कर जिसको किडनैप किया है उसकी ही जान ले लेते हैं। इस तरह एक एक दिन करके वक्त निकलता गया पर कुलदीप नहीं मिला और ना ही फिरौती की कोई कॉल आई। अब ऐसे में सवाल ये था कि कुलदीप को किडनैप किसने किया होगा। गब्बर सिंह ने बताया था कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो ऐसे में पुलिस ने तो यही मान लिया कि किसी बात से नाराज होकर कुलदीप खुद ही कहीं चला गया होगा, क्योंकि अगर अपहरण हुआ होता तो फिरौती के लिए कॉल अब तक जरूर आ जाती। इस तरह एक एक करके कई दिन बीत गए मगर कुलदीप के बारे में कुछ अता पता नहीं चला। धीरे धीरे पुलिस भी शांत हो गई, पर वो पिता कहाँ चुप रहने वाला था। उनकी बेचैनी दिन दिन बढ़ती गई। रात की नींद भी उड़ गई। जाहिर है एक माता पिता के लिए उसके बच्चे से ज्यादा जरूरी क्या ही हो सकता है। उसी दौरान 2022 वाले यूपी के चुनाव भी आ गए। ऊपर से पुलिस वालों को आदेश आता है कि उनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, इसलिए वो अपना सारा फोकस चुनाव की तरफ लगा दे। अब उसी आदेश के कारण पुलिस भी किडनैपिंग का केस न सुलझा के चुनाव में अपना पूरा फोकस लगा देती है। ये बात जब गब्बर सिंह और इनके आसपास के लोगों को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। यहाँ तक कि उस इलाके के लोगों ने नाराजगी जताते हुए चुनाव बहिष्कार का ही ऐलान कर दिया। पुलिस और दूसरे अफसरों ने काफी समझाया, साथ ही बच्चे की खोजबीन का भी वादा किया, पर नतीजा वही रहा, कुछ नहीं मिला। अब हर तरीके से गब्बर सिंह अपने बच्चे को खोजने में नाकाम रहे। अब कुलदीप को गायब हुए करीब 13 दिन हो चुके थे, पर सुराग के नाम पर कुछ भी नहीं मिला था। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें भी दम तोड़ रही थी। इधर पुलिस भी इस केस की छानबीन नहीं कर रही थी। लोगों को पता था कि पुलिस चुनाव ड्यूटी में लगी हुई है।
गब्बर सिंह को लगा कि पुलिस के भरोसे बैठने का अब कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद ही जांच करने का फैसला किया, यानी खुद ही बच्चे को तलाशने के लिए जासूस बन गए। गब्बर सिंह पड़ोसियों के साथ बैठते हैं और उनको कहते हैं कि पुलिस से अब उम्मीद लगाना बेकार है, उन्हें अपने बच्चे की खोज खुद ही करनी पड़ेगी, आप लोग हमारी मदद कीजिए। पड़ोसी भी अच्छे लोग थे, उन्होंने तुरंत उनकी मदद के लिए हामी भर दी। अब वो अपने पड़ोसियों की मदद से बेटे कुलदीप की खोजबीन में जुट गए और एक नई तरकीब निकाली। वो कुलदीप का एक पोस्टर छपवाते हैं जिसमें उसकी फोटो छपी हुई होती है। उस पोस्टर को आसपास के इलाके में अलग अलग जगहों में खुद के पैसों से ही लगवाते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्टर पोस्ट करते हैं ताकि कहीं से भी कुछ तो सुराग मिल जाए। पोस्टर में कुलदीप की फोटो लगाने के साथ साथ यह भी लिखा था कि अगवा हुए इस बच्चे का सुराग देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। गब्बर सिंह की एक कोशिश थी कि कहीं से कुलदीप के बारे में कुछ तो पता चले, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे ही बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक एक रहस्यमय कागज का टुकड़ा गब्बर सिंह के आंगन में पड़ा मिलता है। गब्बर सिंह उस खत को उठाते हैं और पढ़ते हैं। खत पढ़ने के बाद वो बुरी तरह चौंक जाते हैं। उसमें लिखा था कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा चाहते हो तो 35 लाख रुपए तैयार कर लो। ये लेटर 5 फरवरी 2022 को मिला था, यानी अपहरण होने के करीब 13 दिन बाद। इस लेटर में एक खास जगह का जिक्र करते हुए लिखा था कि वहां पर शीशम का पेड़ है और उसी पेड़ पर पैसों से भरा बैग लटका देना। अब ये लेटर आने के बाद गब्बर सिंह ये बात तो समझ गए कि उनका मैसेज किडनैपर्स तक पहुंच गया है, लेकिन वो कौन है, बेटे के साथ क्या किया और अभी वो कहाँ है, ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन उस लेटर के बाद आसपास के लोग उनके साथ मिलकर और सरगर्मी से तलाश में जुट गए। उसी दौरान हुई बैठक में गब्बर सिंह ने कहा कि 35 लाख रुपए तो बड़ा मुश्किल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बेटा उन लोग के पास ही है, ये कैसे मान ले। कोई फोटो या कोई वीडियो मिल जाए तो बात समझ आए, भरोसा किया जाए, लेकिन वैसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने सोचा कि ये पोस्टर और सोशल मीडिया का पोस्ट पढ़कर कोई भी लालची इंसान पैसे मांग सकता है। इसके बाद सभी ने सुझाव दिया कि जब तक कोई सबूत न हो कि जिसने भी ये लेटर भेजा है उसी के पास ही कुलदीप है, तब तक पैसे देना बेवकूफ़ी है। इधर गब्बर सिंह बार बार कह रहे थे कि इतने पैसे वो नहीं दे पाएगा। अब ये मसला यहीं पे अटक गया। 5 फरवरी को लेटर आने के बाद 4 दिन बीत गया, लेकिन कुलदीप का कुछ पता नहीं चला। अब 9 फरवरी की तारीख आ गई। इस दिन सुबह सुबह अचानक आंगन में ही एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। अब ये दूसरा लेटर मिलने से वो हैरान हो गए थे कि आखिर घर के अंदर आंगन में लेटर किसने और कब फेंका, क्योंकि पहला लेटर मिलने के बाद मेन गेट पर पहरेदारी लगा दी गई थी ताकि उस खत फेंकने वालों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। लेकिन इसके बावजूद कुछ पता नहीं चला, ना ही उस इलाके में कोई नया संदिग्ध नजर आया। उस दूसरे लेटर में लिखा था कि हमें मालूम है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तो तुम 25 लाख रुपए ही दे दो। यानी उस लेटर में फिरौती की रकम 35 लाख से घटाकर 25 लाख कर दी गई थी। इसके साथ ही उसमें यह भी लिखा था कि हमें मालूम है कि तुम्हें शक है कि कुलदीप हमारे पास है या नहीं, तुम्हें इसकी पुष्टि हो जाए इसके लिए हम एक सबूत भी भेज रहे हैं। उस खत के अलावा उसी दिन उस आंगन में ही एक और कागज में लिपटी हुई एक पोटली टाइप की चीज मिली थी, और जब उसको खोला गया तो उसके अंदर से सर्दियों में पहने जाने वाली एक टोपी मिली। गब्बर सिंह ये टोपी देखकर तुरंत पहचान गए कि ये टोपी कुलदीप की है। 23 जनवरी को जब कुलदीप घर से निकला था तब वो इसी टोपी को पहन के निकला था। अब जब यह खत और टोपी मिला तो गब्बर सिंह ने पड़ोसियों से इसकी चर्चा की। एक सवाल गब्बर सिंह के मन में चल रहा था कि पहले और दूसरे खत के बीच में उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया था, और देते भी कैसे, ना कोई कांटेक्ट नंबर था ना कोई एड्रेस। लेकिन दूसरे खत में कैसे पता चला कि जो खत भेज रहा है उसे पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसे यह भी मालूम है कि इतने पैसे नहीं दे सकते। साथ ही उसे यह भी मालूम था कि हम उस पर शक कर रहे हैं और सबूत मांग रहे हैं। अब गब्बर सिंह को यह लगने लगा कि कुलदीप को किडनैप करने वाला जरूर उसे और उसके परिवार को अच्छे से जानता है। हो सकता है कि वो रोज बच्चे की तलाश में शामिल भी होता हो, लेकिन वो कौन हो सकता है, क्योंकि जितने लोगों से वो बात करते थे उनमें से कोई शक के दायरे में नहीं था। उन्हें शक होने लगा कि हो सकता है खत भेजने वाला हमारे आसपास का ही आदमी हो। शक होना लाजमी था, क्योंकि गब्बर सिंह ने ऐसा कोई संदेश भेजा ही नहीं था कि उसके पास पैसे नहीं है या उनको सबूत चाहिए। इसके बावजूद उनके पास वो दूसरा लेटर आता है और उसमें सारे शक के जवाब उस लेटर में होते हैं। अब इसी बात का पता लगाने में जुटे थे, तभी 11 फरवरी को फिर से एक लेटर मिला, उसी अंदाज में उसी आंगन में। ये तीसरा लेटर था। इसमें साफ लिखा था कि अब फिरौती की रकम कम नहीं होगी। अगर जल्दी पैसे उसी जगह पर शीशम के पेड़ पर नहीं लटकाए तो बेटा जिंदा नहीं मिलेगा। इस तरह 5 फरवरी को पहला, 9 फरवरी को दूसरा और 11 फरवरी को तीसरा, यानी गब्बर सिंह के घर पर टोटल 3 लेटर मिल चुके थे।
अब गब्बर सिंह अपने पड़ोसियों के साथ बैठे और उन तीनों खत को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि पहले लेटर में 35 लाख रुपए की मांग की है और उस पैसे को एक खास जगह पर शीशम के पेड़ की टहनी पर लटकाने को कहा गया था। दूसरे लेटर में फिरौती की रकम 35 से 25 लाख रुपए कर दी गई थी। साथ ही सबूत के तौर पर टोपी भी भेजी गई थी, लेकिन उसमें भी उन 25 लाख रुपयों को उसी जगह शीशम के पेड़ के नीचे रखने को कहा गया था। तीसरे खत में भी फिरौती की रकम के लिए उसी शीशम के पेड़ का जिक्र किया गया था। यानी इन तीनों लेटर में फिरौती की रकम बदली गई, बच्चे की टोपी भी दी गई, पर एक खास और अलग बात थी, वो फिरौती की रकम देने की जगह। वो तीनों लेटर में फिरौती की रकम के लिए एक ही जगह रखी गई थी। वो जगह थी कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव सरेंदी का पेट्रोल पंप। उस पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर सुनसान जगह पर एक शीशम का पेड़ था, जिसका जिक्र उन तीनों लेटर में किया गया था। उन्होंने सोचा कि इस शीशम के पेड़ के पास जाके देखना चाहिए, शायद वहीं से कोई सुराग मिल जाए। इसके बाद वो उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उनको कुछ समझ नहीं आता। अब यहाँ गब्बर सिंह को एक ख्याल आया कि आखिर किडनैपर ने इसी जगह को क्यों चुना। फिर उन्हें लगा कि जो भी किडनैपर होगा वो इस जगह से अच्छा खासा वाकिफ होगा, अनजान जगह पर वो पैसे नहीं मंगाएगा। पहला उनका शक था कि किडनैपर का इस सरेंदी गांव से कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा। इस चीज का पता लगाने के लिए अब इस गांव में जाते हैं। गांव में जाकर वो लोगों से पूछताछ करते हैं, इधर उधर की बातें पूछते हैं, लेकिन हर एक से ये सवाल जरूर पूछा जाता था कि क्या इस गांव में कोई ऐसा आदमी है जो कभी इरादत नगर आगरा में रहता था हो, या फिर उसका रिश्तेदार इरादत नगर आगरा में रहता हो। पूरे गांव से पूछताछ करते हुए अपनी पहचान छुपाए हुए, यानी अपना चेहरा ढक रखा था। बहुत कोशिश के बाद पूछताछ करते करते आखिरकार इन्हें कामयाबी मिल ही जाती है। उन्हें पता चलता है कि इस गांव में एक ऐसा शख्स है जिसका रिश्तेदार इरादत नगर आगरा में रहता है। थोड़ी खोजबीन के बाद पता चला कि वो शख्स अपनी गाड़ी किराए में देता है और टैक्सी के तौर पर चलाता है। अब गब्बर सिंह सोचते हैं कि क्यों ना इस शख्स से ही शुरुआत किया जाए। इसके बाद वो एक तय वक्त पर शाम को अपने 2-3 साथियों के साथ गाड़ी बुकिंग के बहाने उस आदमी से मुलाकात करते हैं। उसके घर पहुंचकर जब गब्बर सिंह गाड़ी बुक कराने की बात कहते हैं तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पर गाड़ी नहीं है, आप ऑटो स्टैंड चले जाइए, दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन गब्बर सिंह को उसके हाव भाव से लगा कि वो घबरा रहा है और परेशान हो गया है। इसके बाद गब्बर सिंह दूसरी किराए की गाड़ी के लिए ऑटो स्टैंड की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर वो शख्स थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन गब्बर सिंह और साथी कुछ दूर जाने के बाद चुपचाप फिर से लौट आते हैं और जहां वो आदमी खड़ा था उसी के पास वो छुप कर खड़े हो जाते हैं, इस अंदाज में कि वो इन्हें देख ना पाए। तब वो देखते हैं कि वो आदमी किसी से फोन में बात कर रहा है। वो फोन पर कह रहा था कि अभी कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो लोग कुछ जानकारी पता कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कोई बात नहीं की और उन्हें कुछ नहीं बताया। अब ये बात सुनकर गब्बर सिंह को कुछ अजीब लगा कि मैं गाड़ी के लिए आया था, ये अपने मालिक से बात कर सकता था कि मैं गाड़ी नहीं दे पाया, या फिर कुछ और, लेकिन इसने कहा कि मैंने उनको कुछ नहीं बताया। ये लाइन सुन के गब्बर सिंह समझ गए कि उनके बेटे कुलदीप के अपहरण का तार इस आदमी से जरूर जुड़ा है। इसके बाद गब्बर सिंह पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं कि उन्हें एक शख्स पर शक है कि उसका हाथ कुलदीप के किडनैपिंग में है। गब्बर सिंह को लगा कि पुलिस ही उससे अच्छे से पूछताछ कर सकती थी। इसके बाद पुलिस उस आदमी के घर जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो वो एक नाम बताता है जो इरादत नगर आगरा में रहता है और उसका रिश्तेदार है। वो नाम था आशु उर्फ कालिया। आशु वो शख्स है जो गब्बर सिंह के घर के ठीक सामने रहता था। इसके बाद पुलिस आशु को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करती है। पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो पूरी घटना का खुलासा हो जाता है। आशु ने अपने 2 और दोस्तों के नाम लिए जो इस किडनैपिंग में उसके साथ थे। वो नाम थे मुकेश और कन्हैया। असल में एक रंजिश को लेकर तीनों ने मिलकर गब्बर सिंह से बदला लेने के लिए उनके बेटे कुलदीप को अगवा किया था। इसके बाद उसी दिन उसकी हत्या कर दी थी। इस केस में पुलिस ने मुकेश, आशु और कन्हैया को गिरफ्तार किया। असल में मुकेश और आशु की मामूली रंजिश गब्बर से थी। इन लोगों ने कन्हैया को साथ मिलाकर कुलदीप को अगवा किया, फिर मार डाला था। पुलिस की जांच में पता चला कि मुकेश नामक आरोपी पहले गब्बर सिंह के मकान में किराएदार था। बात करीब 3 साल पहले की है। उस समय मुकेश की बहन की शादी तय हुई थी। कहा जाता है कि जहां शादी तय हुई थी वहां के लोगों को गब्बर सिंह ने कोई ऐसी बात बता दी थी जिससे वो रिश्ता टूट गया था, और इसी बात से मुकेश गब्बर सिंह से नाराज था। कुछ समय बाद मुकेश की बहन ने शादी टूटने से आत्महत्या कर ली थी। इसी बात को लेकर मुकेश मन में ही गब्बर सिंह को अपना दुश्मन मानने लगा था। वो उसे सबक सिखाना चाहता था और सही समय का इंतजार करता रहा। इसके बाद वो गब्बर सिंह का मकान छोड़कर तीसरे आरोपी कन्हैया के मकान में शिफ्ट हो गया।
लेकिन कभी इस बात की भनक नहीं लगने दी कि वो गब्बर सिंह को दुश्मन मानता है। वहीं आरोपी आशु की भी गब्बर सिंह से दुश्मनी थी। कुछ साल पहले आशु गब्बर सिंह के घर पर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। उसके पकड़े जाने पर गब्बर सिंह ने लोगों से आशु की जूतों से पिटाई कराई थी और इसके बाद पंचायत ने उसे गांव से बाहर रहने के लिए कहा था। आशु अपनी बहन के घर खेड़ागढ़ चला गया था। इसके बाद कुछ समय पहले आशु फिर से वापस गांव आ गया था। इसके बाद लोग उसे गब्बर चोर कहने लगे थे। बच्चे भी उसे चोर कहकर चिढ़ाते थे। इससे वो गब्बर से रंजिश मान बैठा था और गब्बर सिंह को अपना दुश्मन मानने लगा था। पर वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन बातों ही बातों में जब उसकी बात मुकेश से हुई तो दोनों ने मिलकर गब्बर सिंह से बदला लेने का ठान लिया। फिर इन लोगों ने कन्हैया को भी अपने साथ मिला लिया। तीनों आरोपी गब्बर सिंह के पड़ोसी थे। यहाँ तक कि कुलदीप के गायब होने पर तीनों ने खोजबीन का नाटक भी किया। तीनों आरोपी मृतक के घर आते जाते रहते थे। खासतौर पर मुकेश और आशु तो अक्सर गब्बर सिंह के साथ ही रहते थे, इसलिए उन्हें हर बात की जानकारी मिल जाती थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतने पहरादारी के बावजूद लेटर कैसे गब्बर सिंह के घर पहुंच जाता था। तो पता चला कि गब्बर सिंह के घर के पास में ही कन्हैया का मकान है। कन्हैया का घर और गब्बर सिंह का घर, दोनों का घर एक दूसरे से सटा हुआ था, जबकि आशु का घर गब्बर सिंह के घर के सामने ही था। मुकेश इसी कन्हैया के घर में रहता था, इसलिए दोनों आपस में बात कर लेते थे। इसके साथ ही कन्हैया की घर की दीवार की रोशनदान गब्बर सिंह के घर के आंगन से जुड़ी हुई थी, इसलिए रात के वक्त चुपके से कन्हैया के घर की रोशनदान से वो लेटर फेंक देते थे और इसीलिए गब्बर सिंह के परिवार के लोग घर के बाहर चौकीदारी करते रह जाते थे और लेटर आसानी से फेंक दिया जाता था और किसी को भनक भी नहीं लगती थी। इस तरह संदिग्ध भी नहीं मिलता था और वो अपना मैसेज भी पहुंचा देते थे। इन तीनों आरोपियों ने यह भी बताया कि जब गांव में गब्बर सिंह ने पहला लेटर मिलने के बाद कहा था कि कैसे मान ले कि फिरौती असली किडनैपर ही मांग रहे हैं, तो हत्या के बाद जहां कुलदीप के शव को गाड़ा था वहां की मिट्टी खोदकर उसकी टोपी निकाल लाए थे। तीनों आरोपियों ने बताया कि 23 जनवरी को कुलदीप को अगवा करने के बाद गांव से दूर जंगल इलाके में ले गए थे और वहां पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद जंगल में गड्ढा खोदकर उसी में शव को दफना दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही से लाश को बरामद भी कर लिया। बताया भी जाता है कि जब गब्बर सिंह ने पोस्टर छपवाए और बताने वालों को 5 लाख रुपए देने की बात कही, तब ये आरोपी लालच में आ गए और फिरौती मांगने की योजना बनाई। भले ही आखिर में पुलिस ने इस केस को सुलझाने का दावा किया, लेकिन एक पिता के लिए उसका बेटा हमेशा के लिए मौत के आगोश में समा चुका था। और यह थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आप सबको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में।